Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Prayagraj. My name is Vanveer Singh and I'm City Head and Chief Mentor of IMS Prayagraj. So finally the date has come where the CAT has started doing the and आज ही window open हुई है 1st of August morning 10 a.m. पे window open हुई है. So this video is to guide all the students who want to fill up the form and in this video I'll be going through the step by step how to fill up the form and what are the things which you need to do and what are the challenges you have been facing उसको कैसे address करना है and how you're supposed to upload the document. So very quickly let's start with the form filling part. तो what you are supposed to do is कि आप गूगल पे जाओ आई एम कैट सर्च करो you'll find a link imcat.ac.in और कैट 24 का यहाँ पे ये हाइपरलिंक एक्टिव आपको दिखाई देगा. यू कैन ओपन दिस लिंक and once you click on this link you will find another window जहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं. For some people you may struggle to open this window because वहाँ पे एक pop-up आ रहा है the registration will start on 1st August. वो पॉपअप बेसिकली कैशे की वजह से आ रहा है. सो व्हाट यू कैन डू इज कि अपने सेटिंग्स में जाके कैशे क्लियर कर लो और यू कैन ओपन दिस लिंक इन डिफरेंट ब्राउजर और इन इनकॉग्निटो मोड. तब भी वो विंडो आपका सॉरी ये जो लिंक है वो आपका काम करना शुरू कर देगा बिकॉज इन मॉर्निंग वी गॉट टू नो फ्रॉम कपल ऑफ स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम आ रही है. सो वंस यू ओपन द लिंक यू विल फाइंड अ विंडो लाइक दिस जहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं. सारी इन्फॉर्मेशन है लाइक इंपॉर्टेंट डेट इज देयर. कैट का आज से फॉर्म ओपन हो गया है. लास्ट डे टू रजिस्टर इज योर September 13 2024 and admit card will be can be downloaded on 5th November and the CAT obviously the D-Day is on 24th of November and नीचे आपको कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं PDF फाइल में. हाउ डू दे calculate your percentile and a quick tool which you can refer before you are going to fill the form or what you can do is you can also refer to our video for form filling. सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग. तो यहाँ पे दो टैब अवेलेबल हैं. आपको क्या करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है. न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन करते ही न्यू विंडो विल ओपन. अ विंडो लाइक दिस विल ओपन जहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं. आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन को भरना है. ठीक है. सो नेम ऑफ द कैंडिडेट मनवीर सिंह. यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है. यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस मेंशन करना है. ऐसा ईमेल एड्रेस जो आपका एक्टिव है. प्लीज किसी दोस्त यार भैया भाभी दीदी रिलेटिव किसी रैंडम पर्सन का ईमेल आईडी मत दीजिए. ऐसा ईमेल आईडी दीजिए जो कि आपके पास जिसका एक्सेस हो एंड आप उसको यूज कर पाओ. ठीक है. एंड उसका यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास हो बेसिकली ये. ठीक है. कंफर्म ईमेल एड्रेस में आपको वही चीज दोबारा भरनी है. कंट्री में आप इंडिया आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक. जैसे ही मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ पे मोबाइल नंबर अगेन द मोबाइल नंबर हैज टू बी द सेम नंबर विच इज अवेलेबल विथ यू. प्लीज डोंट गिव नंबर ऑफ एनीवन एल्स. तो क्योंकि नोटिफिकेशंस आएंगी मैसेजेस आएंगे वो आप पे ही आए. सो प्लीज अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो एक ईमेल आईडी बना लेना और मोबाइल नंबर नहीं तो प्लीज एक सिम अपने नाम पे ले लेना. ठीक है. एनीवेज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो अभी सबके पास होता ही होता है. सो कंफर्म मोबाइल नंबर पे आप करोगे तो एक ओटीपी जनरेट होगी जिससे कि आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे आपके ओटीपी चाहिए. यू आर सपोज टू वैलिडेट बोथ द थिंग्स. वंस यू वैलिडेट आपको यहाँ पे एक कैप्चा भरना है एंड आई एग्री पे क्लिक करोगे तो ये कंफर्म करने देगा. कंफर्म करने के बाद यू विल रिसीव अ मैसेज ऑन दी फोन एज वेल एज ऑन दी मेल जहाँ पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा. ठीक है. कुछ मैसेज मैं आपको बता देता हूँ कैसा आएगा. CPIIMCJO करके वो आएगा मैसेज आएगा जहाँ पे आपका ये लिखा रहेगा कि डियर कैंडिडेट योर एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर कैट 2024. यूजर आईडी जो भी आपका यूजर आईडी है वो एंड पासवर्ड वो आपका दिया रहेगा. नाउ कंप्लीट योर एप्लीकेशन सबमिशन. आई एम कोलकाता ऐसा करके एक आपको मैसेज आएगा एंड सेम a similar text message will be shared over the mail also. You can find this on the mail. अगर आपको ओटीपी मेल पे नहीं आ रही है तो यू कैन चेक योर स्पैम बॉक्स ऑल्सो. आपके स्पैम या जंक वाले में आपको वहां पे भी दिख सकती है. ठीक है. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस प्रोसेस एंड आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड माय एप्लीकेशन फॉर्म एंड यूजर आईडी पासवर्ड. तो उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे जाना है लॉग इन हेयर पे. आप लॉग इन हेयर पे क्लिक करोगे आपका एक नई विंडो खुल जाएगी जो कि यूजर आईडी पासवर्ड पे है. तो यहाँ पे क्या करना है यूजर आईडी पासवर्ड भरते हैं.
कैप्चा भरते हैं। ठीक है। सो बेसिकली जैसे ही कैप्चा भरेंगे तो ये लॉगिन मेरा आ जाएगा, यूजर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हर चीज़ यहाँ पे मेरा अवेलेबल है। सो यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स जो मैंने पहले भर रखी थी वही सेम डिटेल यहाँ पे मेंशन है। सो एप्लीकेशन पे चलते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन वाली विंडो पे। ठीक है। सो ऊपर एक पॉपअप है जहाँ पे लिखा हुआ है काइंडली यूज दिस ब्राउजर, ब्राउजर का वर्जन दिया हुआ है। एंड अब है क्या, यहाँ पे आपको कुछ कुछ पर्सनल डिटेल, अटैच वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम्स, टेस्ट, सिटी, डिक्लेरेशन, ये पांचों चीजों आपको भरनी है। ठीक है, सॉरी 6 टैब है, 6 टैब भरोगे एंड देन आपको एक नई पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको अपनी पेमेंट करनी है और आपका वो ब्राउजर, सॉरी जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फिलिंग दी डिटेल्स टैब बाय टैब। सबसे पहले आते हैं पर्सनल डिटेल्स पे। सो यहाँ पे भरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्लीज जो भी आपकी नाम की स्पेलिंग है वो वही भरिए जो आपके डिटेल, जो आपके मार्कशीट्स और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस पर अवेलेबल है। ठीक है, पेरेंट्स का भी नाम वही भरिए जो कि आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड पे अवेलेबल होगा। मदर्स नेम जनरली अवेलेबल नहीं होता है किसी भी डॉक्यूमेंट पे, तो आप वही भरिए जो कि आप हमेशा भरते आ रहे हो। सो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी। अब यहाँ पे क्या है, कैटेगरी प्लीज आप वही भरिए जो आपकी जेन्युइन कैटेगरी है। प्लीज किसी भी तरीके का आपको फॉल्स सर्टिफिकेट मत प्रोड्यूस करिए और फॉल्स कैटेगरी यहाँ पे मत अप्लाई करिए, बिकॉज आपको वो चीज को प्रूव करना पड़ेगा एंड आप वहां पे आगे पकड़े जाओगे। सो प्लीज ये वाली चीज करने पे मत हो, एंड वी रियली डोंट प्रमोट दीज थिंग। आपकी जो भी कैटेगरी है जेन्युइनली वही कैटेगरी भरो। इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी आप वही भरो। इफ यू बिलोंग टू एनसीओबीसी एंड यू हैव अ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट देन ओनली यू शुड बी अप्लाइंग ऑन एनसीओबीसी, नहीं तो अप्लाई मत करो। एंड सेम इज फॉर ईडब्ल्यूएस एंड अदर कैटेगरीज। ठीक है, सो आई बी गोइंग अहेड विद द जनरल। अगर मैं ईडब्ल्यूएस भरता तो क्या आता, यहाँ देख लेता हूँ। मेरे को यहाँ पे सीरियल एंट्री नंबर ऑफ द कास्ट भरना और यहाँ पे मेरा कास्ट ट्राइबल भरना है। अभी सीरियल एंट्री नंबर आपका जो सर्टिफिकेट है उस पे ऊपर एक नंबर मेंशन होता है, अगर आप देख पाओ वो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एनसीओबीसी हो तो एनसीओबीसी के लिए क्या है, अब यहाँ पे एक नई विंडो आती है, सीरियल एंट्री नंबर ऑफ द कास्ट, कास्ट कम्युनिटी। इसको कैसे भरा जाए, ये एक आई का टैब है, इंफॉर्मेशन का टैब है, इस आई टैब को यूज करें। ठीक है, आई टैब को यूज करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाती है। सपोज एग्जाम्पल के लिए माय नेम इज मनवीर सिंह यादव एग्जाम्पल। ठीक है, एंड आई बिलोंग टू यादव कम्युनिटी और मेरा एनसीओबीसी का एक वैलिड डॉक्यूमेंट लगता है। तो मेरे को क्या करना है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, नेम ऑफ द स्टेट इज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भरूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें आनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पे सारी कास्ट कम्युनिटी यहाँ पे मेंशन है। तो मेरी क्या है, अहिर कौमा यादव। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मेरे को नंबर मिल गया विच इज 1। अब मेरे को पीछे जाके वहां पे वो जो नंबर है वो मेंशन करना है, चीज यहाँ पे भरनी है। मेरा एंट्री नंबर क्या होगा, 1। कास्ट कम्युनिटी नेम क्या होगा, अहिर कौमा यादव। ठीक है, कॉमा का यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता तो आप ये भर के अपना जा सकते हो। सेम यू कैन फाइंड फॉर अदर्स ऑल्सो। आपको यहाँ पे कम्युनिटीज आपको मिलती जाएंगी, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश में जनरली कम्युनिटीज रहती हैं उन सबका यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप एनसीओबीसी में नहीं हो, आप अगर अदर कैटेगरीज में आते हो तो चलो मैं उसका भी निकाल देता हूँ। देखो एससी कैटेगरी आपको कास्ट नेम भरना पड़ेगा, सेम चीज यहाँ पे आपको एक विंडो खुलेगी। आप आई पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो एक विंडो खुल गई। अब आपका स्टेट कौन सा है, लेट्स से यू आर समवन फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपने ओपन करा। अब यहाँ पे भी जो कम्युनिटीज हैं जो कि एससी को अवेल कर सकती हैं उनका नाम लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से वो नाम निकालना होगा एंड वही नाम आपको यहाँ पे फॉर्म फिलिंग पे भरना होगा कास्ट नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे
यूनियन टेरिटरी की जगह आपको अपना जैसे मैंने अभी छत्तीसगढ़ का भरा था तो मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सीरियल एंट्री नंबर, नंबर ऑफ द कास्ट, ये कैसे मिलेगा? सपोज मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से देखो मेरे को दिखाई दे जाएगा। ये रहा। सपोज मेरी एग्जांपल में मैं मेरा ये टाइटल लगती है बेदिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ बेदिया, तो मेरा एंट्री नंबर क्या हो जाएगा? 9। मेरा नाम हो जाएगा बेदिया। ठीक है, सो दैट इज हाउ आई एम सपोज टू फिल द फॉर्म इफ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी। आपको यहाँ पे आई इन्फॉर्मेशन का टैब अवेलेबल है, प्लीज वहीं से नंबर्स निकाल के भरिए, रैंडम नंबर मत भर दीजिएगा, नहीं तो वो फिर बाद में करेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिंस आई बिलोंग टू जनरल कम्युनिटी तो मैं यहाँ पे यही चीज को लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी पे आते हो? इफ यू बिलोंग टू दिस तो आप यस करोगे। यस करने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा इफ यू आर समवन हु इज बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, और वहां पे ये सारी चीजें मेंशन होती है। क्या आपकी डिसेबिलिटी मेजर की जा सकती है? इफ यस दैट इज ओवर देयर, इफ नो वो भी है। फिर अगर यस है, ठीक है, तो आपकी परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी भी वहां पे मेंशन होगी। अगर नो है तो वो आपका यहाँ पे गायब हो जाएगा। एंड सिंस यू हैव अ सर्टिफिकेट तो एक नंबर मेंशन होगा जिसको कि यूडीआईडी नंबर कहते हैं, वो नंबर आपको उस सर्टिफिकेट पे जो लिखा हुआ वही भरना है। कैटेगरी, कैटेगरी में आप जाओगे तो यहाँ पे सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। कौन सी कैटेगरी में हो? ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ ऑफ, हार्ड ऑफ हेयरिंग, या जो भी है आपका ABCDF कम्युनिटी है, मतलब कैटेगरीज है, वहां से आपको अपनी कैटेगरी को पिक करना है। ठीक है, डू यू रिक्वायर सपोर्ट एट दी टेस्ट सेंटर? अगर है तो यस करिए। वुड यू लाइक टू टेक अ स्क्राइब फॉर द टेस्ट? इफ यस देन डू गो एट फॉर यस ऑप्शन, नहीं तो नो करिए। ठीक है, सिंस मेरा यहाँ पे नहीं लगता तो आई विल बी सेलेक्टिंग फॉर नो। ठीक है, अब आते हैं दी विद फॉर द नेक्स्ट थिंग, कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है? जो कि आपका करेंट एड्रेस है। बेसिकली आप में से बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि सर मेरा करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है एंड आई डोंट हैव एनी वैलिड प्रूफ फॉर कम्युनिकेशन एड्रेस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कम्युनिकेशन एड्रेस वो रखना जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच पाए। ठीक है, सपोज अगर आप हॉस्टलर हो एंड आपको पता है कि आप अगले 6 महीने में या 1 साल में देयर इज हाई चांस कि आप यहाँ से शिफ्ट कर दो। सपोज मैं देखो इलाहाबाद में रहता हूँ। ठीक है, एंड अगर मैं इलाहाबाद के हॉस्टल में रह रहा हूँ और मेरे को पता है कि अगले 6 महीने में मेरे को शायद वाराणसी, लखनऊ या दिल्ली रिलोकेट होना है, तो मैं क्या करना, मेरे को क्या करना चाहिए? अपना परमानेंट एड्रेस ही भरना चाहिए। ठीक है, अब सपोज यू आर समवन जिसका परमानेंट एड्रेस है वाराणसी का एंड नाउ लिविंग इन दिल्ली, क्योंकि फैमिली है वहां पे, वो जॉब की वजह से आपके मम्मी पापा वहां पे शिफ्ट हो गए, तो आप वहां का एड्रेस भरिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके पेरेंट्स वहां पे हैं, तो आप अभी 1 साल 2 साल तक वहां पे रहने वाले हो। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या है? आपको जहां पे डॉक्यूमेंट आपका रिसीव हो सके वो आप भरिए। ठीक, मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपना परमानेंट एड्रेस को लिख रहा हूँ। ठीक, कंट्री में आप सेलेक्ट कर लो इंडिया, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, प्रयागराज, एंड यहाँ पे अपना कोड भर दिया। प्राइमरी ईमेल एड्रेस सेम था। ठीक है, वही मैंने अल्टरनेट ईमेल एड्रेस पे भी वही दे देता हूँ, लेकिन वो लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? बिकॉज अल्टरनेट है ना। तो ये गलती मत करना। अ, आपको क्या करना चाहिए? जो भी आपके पास ईमेल एड्रेस है तो आप वो दीजिए। अपने जो भी कजन वगैरह उनका आप ईमेल एड्रेस दे दो। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी रैंडम एक ईमेल एड्रेस लिख दे रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को बाद में मैं इसको चेंज कर लूंगा। इस इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंट है, यस मेरा वही है, तो मैं यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ। ठीक, तो ऑटोमेटिकली ये वाला टैब आपका ऑटोफिल हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अलग अलग है तो आप नो करके यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भी फिल कर सकते हो। ठीक है, इमरजेंसी नंबर अपने मम्मी पापा किसी का भी आप दे सकते हैं, भाई बहन का दे सकते हैं। प्लीज़ दोस्त यारों का मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसा नंबर चाहिए जो कि आपके फैमिली वाले के पास रहे। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। यहाँ पे क्या करना है? आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीजें हैं जो अपलोड करनी है? स्कैनिंग ऑफ अ फोटोग्राफ,
ठीक है, स्कैनिंग सिग्नेचर एंड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोड करने हैं। पहला है आपका फोटोग्राफ। अब क्या है, फोटोग्राफ के लिए यहाँ पे देखो एक इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। क्या, आपकी जो फोटो है उसका मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए, 1 MB होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, क्लियर होनी चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हो तो इंश्योर दिस कि वो साफ साफ चेहरा दिख रहा हो। कई बारी फोटो हम ब्लर खींच देते हैं, वो फोटो मत अपलोड करिए। कोशिश करिए कि फॉर्मल्स में फोटो क्लिक कराइए। अपनी रिसेंट फोटो डालिए। मतलब मैं बहुत सारे बच्चों के से मिलता हूँ, सर मेरे पास कोई फोटो नहीं, तो मैंने ना स्कूल की एक फोटो डाल दी, तो यार काफी चेंज आएगा ना वहाँ पे, वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो 2 मिनट लगेगा, एक सफेद दीवार के सामने खड़े हो जाओ और अपने मोबाइल फोन से फोटो क्लिक कर लो एक पासपोर्ट साइज, और उसको कंट्रोल मतलब फोटो को लैपटॉप में कीपैड लैपटॉप में विंडोज में ओपन कर लेना, ओपन विथ फोटो एडिटर, और वहाँ पे कंट्रोल W दबाना, तो वहाँ पे परसेंटेज आता है। परसेंटेज को रिड्यूस कर दोगे तो वो जो फोटो है वो 10 MB से या 5 MB से रिड्यूस होकर 1 MB का ऑप्शन वहाँ पे रहता है। ठीक है, एंड प्लीज मेक श्योर दैट द फोटो इज इन JPG फॉर्मेट। PNG फॉर्मेट वाली फोटो यहाँ पे अप्लाइड नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड कर देते हैं। जैसे ही क्लिक हेयर टू अपलोड करोगे वो आपको फोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा। अब यहाँ से मैं फोटो अपनी अपलोड कर लेता हूँ। अब है क्या, देखो मैंने जानबूझ के 2 फोटो रखी हुई थी। अब ये फोटो ऐसी है जिसकी साइज 1 MB से ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको बताता है कि यार देखो तुम्हारी फोटो में कुछ गड़बड़ी है या पिक्सल का इशू है। तो इसीलिए मैंने वो फोटो को रखा था ताकि आपको ये पॉपअप आ जाए। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी फोटो अपलोड करूंगा जो कि मेरे को पता है कि एकदम इनके रिक्वायर्ड साइज की है। देखो जैसे ही मैंने फोटो अपलोड करी, क्या आ गया, एक टिक मार्क का ऑप्शन आ गया, यानी कि ये मेरी फोटो जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है उस हिसाब से है। बेसिकली उनका एक लॉजिक रहता है कि आपकी फोटो 1 MB से कम होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक, जैसे ही वो करोगे यहाँ पे क्लिक टू अपलोड के बगल में आपका एक ग्रीन टिक आ जाएगा, जिसको आप व्यू करोगे तो आपकी फोटो यहाँ पे खुल के एक विंडो में खुल जाएगी। चलिए, क्लिक टू अपलोड सिग्नेचर, सेम इज विद द सिग्नेचर। यहाँ पे आप करो तो 80 KB से ज्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, लेटेस्ट सिग्नेचर ही अपलोड करना है। कॉपी पेन उठाओ और प्लीज व्हाइट शीट उठा के उस पर एक साइन करो। साइन करके उसके सिग्नेचर को फोटो को क्लिक करो एंड अपलोड दैट, सॉरी, उसको लैपटॉप में ले जाके कंट्रोल W करके आप उसको रिसाइज कर लो और 80 KB के आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने वो भी करके रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो जैसे ही वो फाइल इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन और रिक्वायर्ड पैरामीटर पे आ गई, तो वो आ गया फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। ठीक, क्लोज। यहाँ पे ये मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अब है क्या, अगर मैंने ना यहाँ पे ये कैटेगरी वाले ऑप्शन में, यहाँ पे अगर जनरल की जगह पे मान लो मैंने यहाँ पे NC-OBC ऑप्ट किया होता, तो मेरे को यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट और अपलोड करना होता जो कि मेरा NC-OBC/STSC/EWS सर्टिफिकेट है। अगर मैं PW वाला भी यस करता, मैं वो भी दिखा देता हूँ ऑप्शन ओपन करके। अगर मैं PW वाले को भी यस करता, तो देखो एक और विंडो आ जाती जहाँ पे मेरे को ये दोनों डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होते हैं। और ये दोनों डॉक्यूमेंट कितने करने हैं, PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, 300 KB के होने चाहिए। तो क्या करना है, 300 KB के लिए आप अपना फोन से PDF क्रिएट कर लो, और ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जहाँ पे आप रिसाइज कर सकते हो और उसको 300 KB का नीचे की फाइल बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम क्लिक है टू अपलोड करोगे और वहां पे वो राइट क्लिक आ जाएगा अगर वो उनके पैरामीटर के हिसाब से वो जस्टिफाई हो रहे हो, मतलब वो वैलिडेट कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वापस, क्योंकि यहाँ पे जनरली ऑप्ट करना था, तो मैं क्या करूंगा, नो कर देता हूँ और ऑप्ट करता हूँ, ताकि वी कैन गो एड फॉर दी अनदर टैब, हम अपना एड्स वाला टैब भी भर सकें। चलो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो नया विंडो ओपन हो जाएगा। प्लीज व्यू सिग्नेचर बिफोर यू सबमिट। ओके, व्यू कर लिया, मेरे को पता है कि मैंने यही सिग्नेचर अपलोड किया होता, तो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ठीक, डेटा सेव सक्सेसफुली। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट विंडो पे। नेक्स्ट विंडो क्या है, जहां पे मेरे को क्या भरना है, 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, ग्रेजुएशन का स्कोर, अगर मास्टर डिग्री तो मास्टर का स्कोर, और ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे लाइन से आपको भरनी है। चलो एक एक टैब को फिर विजिट करते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, 10th का स्कोर, 10th का मार्कशीट निकालो, वहां पे
टोटल सब्जेक्ट प्लीज बेस्ट 5 बेस्ट 4 वाला लॉजिक मत लगाना यहाँ पे, एग्रीगेट बोला हुआ है तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मतलब जैसे आईसीएसई बोर्ड में कुछ सब्जेक्ट एक दो ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ग्रेड्स मिलते हैं, तो वो सब्जेक्ट को काउंट नहीं करोगे। ऐसे सब्जेक्ट जिसको कि आप क्वांटिफाई कर सकते हो उन्हीं को काउंट करना है। सपोज जैसे अभी का पता नहीं, बट इन आवर डेज वी यूज्ड टू हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड एसयूपीडब्ल्यू, जिसपे कि केवल ग्रेड्स दिए जाते थे, वो क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता था, तो उसको मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। एंड अभी आप में से बहुत सारे लोगों का सब्जेक्ट होता है तबला या स्पोर्ट्स, तो उसमें उनको 100 में से कुछ मिला होता है, तो वो काउंट करोगे। एंड प्लीज बेस्ट 4 बेस्ट 5 मत लगाना, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो सपोज आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में आपके मान लो 420 आए, आप 420 डालो, अपने आप आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं क्या बोर्ड है, यहाँ पे देखो सारे बोर्ड यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ, मेरा है आईसीएसई बोर्ड, तो ये रहा आईसीएसई बोर्ड, ठीक है। मैंने कब कंप्लीट किया था, मैंने कंप्लीट किया था जून 2008 में, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे मेरे, 600 में मेरे मैक्सिमम मार्क्स थे। मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल कितने नंबर बन सकते थे, ठीक है। 6 सब्जेक्ट है मेरे इंटू 100, ठीक है। 6 सब्जेक्ट में से मेरे को मिले कितने थे, मेरे को मिले थे 450, ठीक। 450 करने पे ये तुम्हारा आ गया 75%, ठीक है। प्लीज कैलकुलेट कर लेना, उसको रैंडम मत भर देना कि हाँ मतलब कोई भी वैल्यू भर दिया कि सर मन लग रहा था तो भर दिया, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके चेक हो रहे होंगे तो वहां पे वो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यू आर सपोज टू फिल योर 12th के मार्क्स। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपका डेसिमल में है तो आपको राउंड फिगर में लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे नंबर होते 450 लेट्स से 2, तो फिर मेरा 75, देखो मेरा वो अपने आप ही ना परसेंटेज करेक्ट करने के लिए उसने बोल दिया, बिकॉज 452 के हिसाब से वो 75% नहीं बनना है, तो 450 के हिसाब से क्या बनेगा, सॉरी 452 के हिसाब से मेरे को बनना है, तो आ गया मेरा 75.33%, मतलब 75.333%। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 75.33 लिख दूंगा, उतने से मेरा काम हो जाएगा। सो बेसिकली 2 डेसिमल तक के आपको स्कोर लिखना है, ठीक। अब चलते हैं आगे। 12th पे क्या है, कोर्स टाइप 12th इक्विवेलेंट, अगेन वही बोर्ड्स का सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। आईसीएससी किस ईयर में कंप्लीट हुआ है, जून में कंप्लीट हुआ था। ये चीज आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट पे मेंशन होती है, आप जब निकालोगे ना डेट ऑफ रिजल्ट लिखा होता है उसमें नीचे, तो उसमें मंथ और ईयर लिखा रहता है, तो वही चीज आपको यहाँ पे भरनी है। चलो 2010, डिसिप्लिन क्या था मेरा, मेरा कॉमर्स था। अगर आपका साइंस है तो आप वो भरेंगे। कितने सब्जेक्ट है मेरे, 500 सब्जेक्ट वहाँ पे थे। मेरे कितने सब नंबर आए थे, मेरे आए थे 380, 380, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब रैंडम परसेंटेज आप फिर से यहाँ पे नहीं भरोगे, जो भी आपकी वैल्यू निकली हुई है वो कर लोगे। तो यहाँ पे मेरा आ गया 76%। अगेन वही लॉजिक, अगर 76.289 है तो उसको 76.30 कर दो, डेसिमल का क्लोज फिगर वहां पे कर लोगे, ठीक है। चलो बैचलर्स डिग्री, अब यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे हैं, इनफैक्ट 3 नहीं 2 ही हैं अभी, तो फिलहाल कोविड वाला टाइम तो निकल गया आपका। तो 2 तरीके के बच्चे हैं। अगर आप ऐसे हो आर यू इन दी फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री तो यस, अगर नहीं हो आपका कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे यस, ठीक है। मैं दोनों का फॉर्म भर के दिखा देता हूँ कैसे कैसे अलग अलग बनना है। सिंस आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे यस क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा ड्यूरेशन आ जाएगा, कितने साल की डिग्री थी, 3 ईयर की थी। शायद 4 ईयर डिग्री हो, शायद बीटेक वालों का 4 ईयर डिग्री होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन कैसा था आपका, मेरा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब आपको आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे मेंशन है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, आईआईटीज हैं, क्या है वो है, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है, तो वो मेरी उत्तर प्रदेश में है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आप कहोगे सर मेरी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मेंशन है, तो क्या करूं, तो आप क्या करोगे अदर्स करोगे। अदर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे एक नया टैब आ जाएगा जहां पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भरने के लिए दे देगा। तो यूनिवर्सिटी का नाम जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है वही भरना, कुछ भी रैंडम मत भर देना। रैंडम एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही नाम लेता हूँ ना, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को हम बीएचयू कहते हैं, तो बीएचयू मत भर देना, आप पूरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भरना। या इलाहाबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी है श्वेट्स, तो उनको उनको रिकमेंडेड है कि वो पूरा भरे, उनका जो श्वेट्स का फुल फॉर्म है वो पूरा आपको भरना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे भर देता हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी,
डिग्री का नाम, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन आर्ट्स, मैंने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया तो मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स ले लिया। अगर आपने बीकॉम किया है, बीएफए किया है, बीबीए किया है, जो भी किया है, यहाँ पे डिग्री देखो सब चीज मेंशन है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अगर मतलब जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट होते हैं तो आप भर सकते हो, जैसे माइन वॉज फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, तो मैं यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस लिख दूंगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो तो जैसे मेन कैंपस लोग बोलते हैं तो आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज में हो तो आप यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम भर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए डीयू वाले ये करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने वहां भरना है, इस वाली जगह पे दिल्ली यूनिवर्सिटी भरना है। नेम ऑफ द कॉलेज में सपोज यू आर फ्रॉम हंसराज तो आपको हंसराज कॉलेज का नाम लिखना है, आप मिरांडा हाउस से तो आपको वो नाम लिखना है। ठीक है। अब आ जाते हैं, इफ यू हैव डिग्री विद ऑनर्स और वोकेशनल देन जस्ट चूज द करस्पॉन्डेंस डिग्री फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। ये अब मेरी डिग्री ऑनर्स वाली है तो मैं ये चीज को ऑप्ट करने वाला हूँ। ठीक है। मेरी क्या इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो मैं यहाँ पे ऑप्ट कर लूंगा इकोनॉमिक्स। मैंने कब कंप्लीट करी थी, मैंने जून 2014 में कंप्लीट कर रखी है। ठीक। सॉरी, कमेंसमेंट पूछा हुआ है तो यहाँ पे 11 कर देंगे और यहाँ पे जून 14 कर देंगे क्योंकि मेरी उस टाइम पे कंप्लीट हुई थी। मैक्सिमम मार्क्स, अब ये वाला पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब होता क्या है, जनरली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सीजीपीए देती हैं, तो सीजीपीए के साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटी आपको परसेंटेज का कन्वर्जन का फॉर्मूला भी देती है, तो आप वही फॉर्मूला को यूज करिए जो कि आपके जनरली रिजल्ट के पीछे लिखा होता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने वैसा कुछ मेंशन नहीं करा हुआ है तो आपको क्या करना है, अपने एडमिन ऑफिस जाना है और उनसे एक लेटर दोगे तो वो आपको मेंशन करके देंगे कि भाई हम परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और वो डॉक्यूमेंट को अपने पास रखो क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपके बहुत काम आने वाला है जब भी आप काउंसलिंग में जाओगे। जब आपका जीडीपीआई प्रोसेस शुरू होगा तो वहां पे यही सेम डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो वहां पे चेक करते हैं कि लेट्स से आपने लिख दिया 72% यूजिंग सम फॉर्मूला। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज है जो इंटू 10 करती हैं, कुछ है जो इंटू 9.6 करती हैं, कुछ है जो इंटू 10 माइनस 4.5 करती हैं। तो यू हैव टू चेक विद द एडमिन ऑफिस ऑफ योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो भी आपका है, वहां से दे विल गेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम देम और वो डॉक्यूमेंट अपने पास संभाल के रखो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे भर देता हूँ 76%, मेरा वो कन्वर्जन के बाद 76% आता है। डू यू हैव और यूज अंडर ग्रेजुएट, सॉरी, डू यू हैव और यू आर यू अंडर गोइंग डुअल डिग्री और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स? मेरे लिए नहीं है, अगर मैं होता तो मैं यस करता और यहाँ पे वो सारी चीजें मेरे लिए ऑप्शन में आ जाता कि क्लिक हेयर, आप वही सेम चीज भर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बैचलर डिग्री का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। सिंस मेरा नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। ठीक। ये तो उन बच्चे के लिए है जिसने बीकॉम अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब वो बच्चे आ जाए जिन्होंने अपना बीकॉम कंप्लीट नहीं किया एंड दे आर स्टिल परस्यूइंग देयर डिग्री, मतलब सेकेंड ईयर खत्म हो गया और थर्ड ईयर अपना हिस्सा लिखने वाले, तो क्या है, आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री? यस। आप यहाँ पे यस करोगे तभी आपका टैब पूरा खत्म। तो टोटल ड्यूरेशन क्या, सेम चीज आपको अपना फिर से भरना है, 3 ईयर। करंट सेमेस्टर क्या है आपका, 5th सेमेस्टर शुरू होने वाला होगा। अगर आप ईयरली फॉर्मेट पे हो, मतलब जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके यहाँ सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, वो ईयरली फॉर्मेट पे हैं तो वो भी 5th सेमेस्टर ही डालेंगे, या अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम पे हो तो आप अपना 7th सेमेस्टर डालोगे तो वो टेक्निकली काउंट कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन अगेन वही, सेंट्रल है कि स्टेट है कि क्या है, आपको वो भरना है। जैसे मैंने पीछे भरा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बाकी सब चीजें वैसे ही भरनी जैसे आपने पीछे भर रखा था। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लो उत्तर प्रदेश बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फिर से भर देता हूँ। ठीक है। नेम ऑफ द कॉलेज फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। ठीक है। डिग्री नेम जो भी मैं परस्यू कर रहा हूँ, बीकॉम बीए बीएससी जो भी मैं परस्यू कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक। uh, अब आ जाते हैं कि भाई इफ यू हैव अ डिग्री विद ऑनर्स और वोकेशनल देन चूज द करस्पॉन्डेंस डिग्री फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब अगर आपका यहाँ पे है तो आप करोगे, नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है। बाकी आपको डिसिप्लिन अपना, जैसे कॉमर्स वाले हैं तो बीकॉम वाले कॉमर्स लिखते हैं एंड जिनका पास बीकॉम पास है वो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ग्रेजुएशन स्ट्रीम क्या है आपकी, नॉन इंजीनियरिंग, आपको ये भरना है। ठीक है।
ईयर ऑफ कमेंसमेंट आपने वो भर दिया, मतलब लेट्स से आई स्टार्टेड इन जून 2021, तो मैं जून 21 डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। जून 2000 लेट्स से 22 डाल देता हूँ। मेरा प्रोबेबल मंथ ईयर कब कंप्लीट होने वाला है, मेरा अगले साल अप्रैल 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक मेरे को कितने मार्क्स मिले हुए हैं मेरे को वो डालना है, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है यहाँ पे, लास्ट यानी कि सपोज बीकॉम सेकेंड ईयर में आप हो तो सेकेंड ईयर तक का जो भी मार्क्स है आपको वो भरना है, ठीक है। मान लो मेरा यहाँ पे आ जाता है 49%, तो अब प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो। अब है क्या कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होने वाले हैं जिनका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के 49% बना हुआ एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो थर्ड ईयर में एवरेज में बना ले जाएंगे, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे फिलहाल के लिए 50 भर दो एंड जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और काउंसलिंग प्रोसेस में बता आपको बुलाया जाएगा तो उस समय आपको फिर से एक डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे एंड आपको एक सिमिलर फॉर्म फिर से मिलेगा टू अपडेट योर रिजल्ट। तो उस पॉइंट पे आप अपना रिजल्ट अपडेट कर लेना, बट टर्म्स कंडीशन लगी हुई हैं, अगर उस समय तक वो 50% क्रॉस नहीं हुआ तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है, इसको वो वायलेट नहीं कर सकते हैं। सिंस आपका ग्रेजुएशन अभी चल रहा है तो आप भर सकते हो यहाँ पे 50। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और 50 नहीं बना है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आप यहाँ पे 50 लिख के आगे बढ़ जाओ एंड थर्ड ईयर का जब आएगा तो उसको एग्रीगेट में वो आप दिखा सकते हो, ठीक है। सेम चीज, डू यू हैव अंडरगोइंग डुअल डिग्री, यहाँ पे नो करते हैं क्योंकि मेरा कोई भी डुअल डिग्री वाला पार्ट नहीं है। चलो सेकेंड बैचलर्स डिग्री, क्योंकि अभी जो इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे यू कैन परस्यू 2 UG डिग्री एट अ टाइम, तो वो इसीलिए दिया हुआ है। सिंस आई एम नॉट परस्यूइंग एनी बैचलर डिग्री तो मैं क्या करूंगा, नहीं, आई एम नॉट परस्यूइंग एनीथिंग। आ जाते हैं मास्टर डिग्री में, सिमिलर चीज आपको भरना है। अगर आप मास्टर परस्यू की हो तो आपको क्या करोगे, कौन सी मास्टर डिग्री है, क्या प्रोग्रेस में है, कंप्लीटेड में है। अगर आप मास्टर्स अपना मान लो आप एमकॉम परस्यू कर रहे हो, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो इन प्रोग्रेस, एंड वही टोटल ड्यूरेशन कितना है, सेमेस्टर सेमेस्टर कितना है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, वही सेम चीज आपको वहां पे भी भरनी है। और अगर कंप्लीट हो गया तो वही सेम चीज है जो भरनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा नया या पुराना नहीं है, या मतलब ऐसा कुछ नहीं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करोगे, तो ये डिटेल्स आप आराम से भर पाओगे, ठीक। अब आते हैं ये वाले पॉइंट पे कि इसको नो कर देता हूँ, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर आ जाते हैं आर यू अ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरियल ऑफ आई। अगर आपने एक्चुअरियल साइंस का सर्टिफिकेट परस्यू करना शुरू किया है तो आप यस कर सकते हो, या अगर आप CS ICWA इसमें से कुछ भी चीज आप परस्यू कर रहे हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सिंस आई एम नॉट परस्यूइंग एनी ऑफ द थिंग्स तो मैं इसको नो मार्क करूंगा। और अगर मैं कर रहा होता तो यहाँ पे क्या करना है, मेरे को फाइनल एग्रीगेट परसेंटेज बताना है, कब मेरा कमेंसमेंट हुआ था, कब मेरा कंप्लीट हुआ है, तो मैं वो भर दूंगा, ठीक है। सेम इज विद CA एंड CS पार्ट। अगर मेरा CA है और मेरा कंप्लीटेड नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस करते ही मेरे को यहाँ पे पूछ देगा कि भैया आपने क्या क्या कर लिया, नेम ऑफ द प्रोफेशनल डिग्री CA, प्रोफेशनल इंटर मार्क्स, आपसे ये पूछेगा कि अभी तक आप कितने परसेंटेज पाए हो वो बताना है, कब शुरू किया था और कब आप प्रोबेबली कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि CA वाले में आपका 5 साल का लमसम एक टाइम जाता है। तो सपोज यू स्टार्टेड इन 2020 और 25 में आपको पता है कि कंप्लीट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें कर सकते हो। और अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा और इन प्रोग्रेस है तो आप उसको उसी हिसाब से डालना। प्लीज कुछ भी फॉल्स नंबर मत लिख देना, क्योंकि ऐसा नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग आपने लिख दिया, ठीक है। एंड इन केस देखो यहाँ पे मेंशन है इफ यू आर परस्यूइंग मल्टीपल डिग्री, तो दोनों को आप करेंगे। जैसे मान लो मैं CA और CS दोनों परस्यू कर रहा हूँ तो देखो मेरे को दोनों ऑप्शन आ रहा है और दोनों में यहाँ पे भरना है, ठीक है। एग्रीगेट मार्क्स के बारे में देखो यहाँ पे मेंशन है कि एग्रीगेट मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा, इंटर मार्क्स प्लस एंड फाइनल मार्क्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, एंड यहाँ पे वो परसेंटेज का एग्रीगेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो दिस इज ओनली फॉर समवन हु इज परस्यूइंग और हु हैज कंप्लीटेड CA CS और एनी ऑफ द प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है। सबके लिए नहीं है, मतलब जबरदस्ती मत भरने बैठ जाना कि नहीं मेरे को भरना है, ठीक। तो यहाँ पे नो मार्क करता हूँ, यहाँ पे नो मार्क करा। चलो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अगर मैंने कुछ ऊपर गलत किया होगा तो वो देखो पॉपअप आ जाएगा। देखो मैंने क्या करा था, भरते समय एक टैब मेरा रह गया था, तो डिसिप्लिन में मेरा क्या था, इकोनॉमिक्स, ठीक है।
चलते हैं वर्क एक्सपीरियंस वाले टैब पे। वो जैसे ही विंडो स्विच होगा, मतलब टैब स्विच होता है, तो वो एक पॉपअप आ जाता है, डेटा सेव सक्सेसफुली। अब आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वर्क एक्स पे। तो वर्केक्स का यार देखो, यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं जो मेंशन है, उस चीज को पढ़ के करना। मतलब वर्केक्स देखो, एंटर योर वर्केक्स एज ऑन जुलाई 31 2024, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे हो जिसने 1 जुलाई को शुरू करा, तो ये नहीं कि मैं अब 1 जुलाई 2024 से लेके जब तक कैट जा रहा तब तक भर दूं, नहीं, वो नहीं भरना है भाई साहब। आपको 31 जुलाई 2024 तक ही भरना है, पॉइंट नंबर 1। इसीलिए 1 अगस्त को फॉर्म ओपन हुआ था। दूसरा, ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन मस्ट बी एंटर्ड। दो पॉइंट को पूरा ध्यान से देना, फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं ना कि सर मैंने स्कूल के बाद 1 साल जॉब करी एंड देन आई वेंट टू कॉलेज, और वो फॉल सर्टिफिकेट जो बनाते हैं, तो वो सब चीजें अब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट इंटर्नशिप आर्टिकलशिप प्री ग्रेजुएशन वर्कशिप शुड वर्क एक्सपीरियंस शुड नॉट बी एंटर्ड एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वर्क एक्स। ठीक है, मतलब फुल टाइम, मतलब फुल टाइम, कोई इंटर्नशिप नहीं, कोई आर्टिकलशिप नहीं, कोई लाइव प्रोजेक्ट नहीं, ये सब चीजों का जगह यहाँ पे नहीं है। वो चीज आपकी सीवी में जाएगी और सीवी पॉइंट्स देगी, यहाँ पे आपको वो कंसिडर एज अ वर्क एक्स नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई कैसे करेंगे। तो सपोज आप ऐसा हो जिसने शुरू ही करा था एक इंडस्ट्री में और एक इंडस्ट्री में काम करो। मान लो आई स्टार्टेड वर्किंग विद HDFC बैंक, तो मैंने क्या करा, बैंक का नाम डाल दिया और स्टार्ट करा विद HDFC बैंक इन 1 अप्रैल से मैंने शुरू करा था, या मैं इसको ले लेता हूँ 2021 से। ठीक है, जनवरी 1 अप्रैल से। ठीक, एंड डेट क्या होने वाला है, ये होने वाला है 31 जुलाई। तो अब क्या है, ब्रेक ब्रेक था नहीं, मेरा था 0 पीरियड का था। तो क्या करोगे, देखो अपने आप वो डेज काउंट करके आ जाएगा। अब ऐसा हुआ कि मैंने 50 दिन का ब्रेक लिया था सपोज, तो वो अपने आप ही काउंट आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि आपने 2 अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया था। मतलब लेट्स से मैंने 1 अप्रैल को शुरू किया विद HDFC एंड 1 साल के बाद मैंने स्विच कर लिया, और स्विच करते समय मेरा 1 महीने का गैप आ गया। मैंने 1 जन 2021 से शुरू करा टिल 31 दिसंबर 2021, एंड मैंने जनवरी को मेरे को पूरा 1 महीने का ज्वाइनिंग लीव मिल गई, एंड 1 फरवरी को आई स्टार्टेड वर्किंग विद फेडरल बैंक। तो मेरा उस दिन से लेके अभी तक का दे दूंगा मैं, क्योंकि 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई तक बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ था, बीच में मेरा 30 डेज का गैप हुआ, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक, तो मेरे ऑटोमेटिकली डेज आ गए 1278, ये ऑटोमेटिकली वो डेज काउंट करके आपसे ले लेगा। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एक से ज्यादा इंडस्ट्री में काम किया हो, तो हो सकता है कि चलो मैंने क्या करा यहाँ पे, लेट्स से हाइपोथेटिकली मैं यहाँ पे एक 31 अक्टूबर तक मैंने बैंकिंग में काम किया एंड देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन रिटेल बिजनेस। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टिक कर दूंगा कि मैंने रिटेल में काम शुरू कर लिया। अब कब शुरू करा, मेरे को टाइम मिल गया 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके और मैं अभी आ गया 31, इसमें मेरा कोई भी ब्रेक नहीं है। ठीक, 0 यहाँ पे ब्रेक दे देते हैं। जैसे ही टैप करूंगा तो देखो यहाँ पे 213 दिन का आ गया, तो ऊपर वाला 1004 दिन अलग आ गए और 213 दिन अलग आ गए। नीचे जाओगे देखो ये क्या आ गया, टोटल वर्क एक्सपीरियंस काउंट आ गया और कितने महीने में आ गया वो भी यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट आ सकता है। ठीक है, अगर आपकी कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अदर इंडस्ट्री करके आप यहाँ पे क्लिक करके मेंशन कर सकते हो। जैसे जनरली यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, जैसे सपोज आप एडटेक इंडस्ट्री से हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अदर्स में जाके एडटेक इंडस्ट्री करो, और जब से आप पढ़ा रहे हो यहाँ इंडस्ट्री में, वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो विद दी ब्रेक वाला पार्ट। ठीक, चलो सेव एंड नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोग्राम्स क्या करा जाए। तो दो चीजें, अब ये सबसे इरिटेटिंग काम है। पहला तो ये, एक काम तो ये है कि आप आइडियली आपको क्या करना चाहिए, सारे कॉलेजेस के वेबसाइट पे जाके सब प्रोग्राम्स को देखना चाहिए, सी कि क्या प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, कौन सा प्रोग्राम इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लेकिन इतना मेहनत तो करोगे नहीं, अभी तो बहुत टाइम बचा है, मतलब कैट पे इतना ज्यादा टाइम देना, बिकॉज ये सब काम आपको पहले भी बताया जाता है करने के लिए। मतलब जब कैट की प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आपको सारे मेंटर्स ये बताते हैं कि जब भी टाइम मिले
ओपन दी वेबसाइट ऑफ एनी ऑफ दी IIM एंड जस्ट सी उनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट क्या है, उनका कौन सा प्रोग्राम अच्छा है, कौन से प्रोग्राम के लिए यू आर एलिजिबल, कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बन रहा है। बट वो काम तो हम करते नहीं है ना। तो अभी क्या करना चाहिए, सबसे बढ़िया सेलेक्ट ऑल करो। ठीक है, सेलेक्ट ऑल करने से फायदा नुकसान, कुछ भी प्रोग्राम मिस नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ प्रोग्राम ऐसे टेक हो जाएंगे जिसको लेके आप एलिजिबल नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका सपोज यू आर समवन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस डॉक्टरल प्रोग्राम, ठीक है, तो यार मेल ही नहीं आएगा ना, 99% टाइल आ गया तो तुम्हें पीजीबी प्रोग्राम की कॉल आएगी, इसकी मेल आएगी नहीं, वो कहेंगे कि भाई तुम एलिजिबल नहीं, तो वो वहीं पे हट जाएंगे। तो ये आपकी टेंशन नहीं, ये अब उनकी टेंशन है, तो वो अपना फिगर आउट करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज है कि आप क्या करोगे, सारे जितने कॉलेजेस हैं उनको जाओ, उनकी वेबसाइट खोलो, उनके प्रोग्राम्स के बारे में देखो। ये तुम्हारा टास्क हो सकता है, अगले 10 दिन का टाइम लो एंड चेक करो कि कौन सा प्रोग्राम तुम्हारे लिए तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करता है तुम्हारी प्रोफाइल के साथ। तो उस तरीके से तुम सारे कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, सारे प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑल की जगह पे इसको थोड़ा हटा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि है क्या, जितने सेलेक्ट करोगे उनके लिए आपको इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेगी। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं खाली एक प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, आई एम अहमदाबाद के लिए। अब यहाँ पे क्या करूंगा, अहमदाबाद और दिल्ली। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सारे कॉलेजेस का, जितने जितने कॉलेजेस को आप टिक करोगे, तो टेक्निकली आपको सारे कॉलेजेस पे सिटी प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो सिटी प्रेफरेंस 1 में क्या दोगे, जो उनके कॉलेज का शहर है वो दे दो। सपोज आई एम अमृतसर अप्लाई करा तो अमृतसर दे दो। दूसरा प्रेफरेंस कोई कॉमन सिटी देना, और ऐसी सिटी देना जो कि आपके घर के पास हो। मतलब सपोज मैं जैसे इलाहाबाद से हूँ तो आई प्रेफर टू गो इन लखनऊ अगर ऑप्शन में, या दिल्ली। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा कोलकाता। अब मैं मुंबई नहीं भरूंगा, बैंगलोर नहीं भरूंगा, या चेन्नई नहीं भरूंगा यार, समझो ना। मतलब जैसे आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग का ऑप्शन बन सकता है कि चलो यार ठीक है, इसी बहाने एक ट्रिप मिल जाएगी। बट समझो मतलब हमने ऐसे भी एक्सपीरियंसेस किए देखे हैं, मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस एनकाउंटर करे जहाँ पे 99% आ गया, आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता सबकी कॉल है। ठीक है, अहमदाबाद का इंटरव्यू अहमदाबाद में, बैंगलोर का इंटरव्यू बैंगलोर में, कोलकाता का इंटरव्यू कोलकाता में। अब वो बंदा फ्लाइट लेके चारों जगह घूम रहा है, तो चारों जगह फ्लाइट घूमने में पैसा भी गया, टाइम भी गया, एनर्जी भी गई, हेरेसमेंट अलग होता है। एक जगह दिल्ली में रहेगा तो तुम सारे सेंटर्स को, मतलब तुमने अगर सिटी प्रेफरेंस में दिल्ली डाल रखा है तो तुम आराम से दिल्ली में जाके सब इंटरव्यूज दे पाओगे। सो प्लीज डोंट टेक दिस वेरी कैजुअली, और ये कि चलो सर सब भर देते हैं, गोवा, बैंगलोर, सब मजा आएगा घूमने में। तो यार वो चक्कर में तुम फंसोगे। ठीक है, और जितने हैं सबका आपको प्रेफरेंस करना जरूरी है। अगर आप प्रेफरेंस नहीं करोगे तो ये विंडो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। जैसे मैंने देखो अहमदाबाद का ही क्लिक करा था और कुछ नहीं क्लिक करा है। अब मैं मान लो विशाखापट्टनम का ही क्लिक करके तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने विशाखापट्टनम का पीजीपी क्लिक करा, सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो वो पॉपअप आ जाएगा कि भाई देखो तुमने विशाखापट्टनम का प्रेफरेंस नहीं दिया है। तो यहाँ पे चलो प्रेफरेंस मैं दे देता हूँ अगेन, विशाखापट्टनम एंड दिल्ली। ठीक है, तो ये एक चीज है जो कि आपको करनी चाहिए। चलते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे। ठीक, देखो जैसे जैसे विंडो को आगे बढ़ोगे ये पॉपअप आता हो जाएगा, डेटा सेट सेव सक्सेसफुली। अब क्या है, प्रेफर टेस्ट स्टेट सिटी। तो अगेन तुम्हें यही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ बिकॉज फिर फंसोगे नहीं। तो सिटी 1 में अपनी जो होम सिटी है वही डालो। सपोज आपकी होम सिटी पे सेंटर नहीं आता तो नियरेस्ट सिटी डालो। एंड जैसे मैं प्रयागराज का हूँ तो प्रयागराज के बच्चे को क्या डालना चाहिए, सिटी 1 पे प्रयागराज। ठीक है, दूसरी सिटी में क्या डालेगा बच्चा, उत्तर प्रदेश पे आते हैं, प्रयागराज। दूसरी सिटी पे मैं क्या करूंगा, वाराणसी। क्यों, क्योंकि मेरे लिए ट्रैवलिंग का इशू नहीं फंसेगा। मेरे लिए प्रयागराज से ट्रैवल करना वाराणसी, इट्स लाइक 2 आवर्स का डिस्टेंस, तो मैं आराम से ट्रैवल कर पाऊंगा। ठीक है, कहाँ गया, वाराणसी। मैं तीसरी जगह प्रेफर करूंगा लखनऊ। क्यों, क्योंकि अगेन 3 से 4 घंटे का ही ट्रैवलिंग टाइम है। ठीक है, चौथी मैं जगह प्रेफर करूंगा कानपुर। सेम वही लॉजिक, क्योंकि मेरे प्रयागराज वाले शहर से 3 से 4 घंटे के रेडियस में ही आता है। एंड फिफ्थ सिटी आई गो फॉर आगरा, क्योंकि मेरे को वर्स्ट कंडीशन में आगरा मिला तो क्या होने वाला है, 6 से 7 घंटे का जर्नी। अब
यार यहाँ पे गोवा, जम्मू कश्मीर, लुधियाना या मुंबई ये मत भर देना कि चलो इसी बहाने घूम के आएंगे। बहुत हैरेसमेंट होती है, मतलब मतलब डी डे में तुम ट्रैवल लगाने वाले हो तो तुम्हारे लिए फंसेगा। तो अगेन तुम्हें क्या करना है, यही सारी चीजें यहाँ पे भरनी जो तुम्हारे जहां पे भी बेस सिटी है उसके 4-5 घंटे के रेडियस में जो भी शहर आते हैं आपको वही भरना है। या अगर आप ऐसी जगह जहाँ पे सेंटर्स नहीं पड़ते तो प्लीज अपने किसी रिलेटिव वाले शहर पे भरो, ताकि आप उसके यहाँ एक दिन पहले पहुंच पाओ, या जहां पे भी आपके लिए कम्यूट करना बेसिकली इजी हो वही वाला शहर आपको भरना चाहिए। ठीक है, चलो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब आ गया मेरा यहाँ पे कि भाई मेरे को 2500 रुपये देने हैं। क्यों? क्योंकि मैं फॉर्म की फीस है तो ऑब्वियसली 2500 देने होंगे। तो जनरल वालों का 2500 है, ओबीसी वालों का भी 2500 है, एंड बाकी अदर कैटेगरीज वालों का वहाँ पे शुरुआत में वो फीस मेंशन थी। नोटिफिकेशन वाला जो उस दिन डे आया था उस दिन भी उन्होंने मेंशन करी थी। तो सब कैटेगरी की अलग अलग फीस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो आपको कुछ अलग से अप्लाई नहीं करना है कि भैया मेरे को डिस्काउंट दे दो, वो वहीं पे कैटेगरी जो आपने सेलेक्ट करी थी उसके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाता है। अब क्या है, ये तो पेमेंट ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पेमेंट के लिए ऑप्शन देगा, SBI ईपे पे क्लिक करो। ठीक, आई हैव प्रीव्यूड द एप्लीकेशन, बट मैंने प्रीव्यू तो करा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारा काम है पहले अपने जो एप्लीकेशन है उसको प्रीव्यू करना। उसको कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। प्रीव्यू में क्या होगा, सारे टैब जो तुमने भरे हैं ना वो एक PDF फॉर्मेट में खुल जाएंगे, और आधा घंटा लगाना, 15 मिनट लगाना, एक एक चीज को तरीके से पढ़ते हुए जाना। सब प्लीज चेक कि आपकी स्पेलिंग का नाम, सॉरी स्पेलिंग ऑफ योर नेम, स्पेलिंग ऑफ योर फादर्स नेम, स्पेलिंग ऑफ योर मदर्स नेम, स्पेलिंग ऑफ योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी की नंबर्स, वो सब। ऐसा तो नहीं कि मतलब अननोइंगली आपने गलत भर दिया हो, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आपने गलत भरा होगा। चेक कर लो, और अगर है तो पीछे जाके उसको फिक्स कर सकते हो, बिकॉज एक बार फॉर्म भर गया तो फिर खत्म। अब मैंने क्या करा, प्रीव्यू कर लेता हूँ उसको। प्रीव्यू करने पे क्या होगा कि वहां पे एक विंडो आएगी। ठीक है, प्रीव्यू कर लिया, ये सब चीजें आ गई, एप्लीकेशन डिटेल, ये देखो ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है यहाँ पे ये ओके क्लिक करूंगा तो ये आ गया। ठीक है, सबमिट करेंगे तो फॉर्म आपका सबमिट होने के लिए देगा। अब सबमिट कैसे होगा, जब आप इसकी पेमेंट कंप्लीट करोगे। ठीक है, ऑल्सो एक पॉपअप आ गया, क्या एडिटिंग ऑफ एनी डेटा फील्ड आफ्टर सबमिशन इज नॉट पॉसिबल इफ द अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट इज शोइंग पेमेंट फेल, देन प्लीज वेट फॉर 48 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो पेंडिंग है, इसलिए वो मेरे को सबमिट नहीं करने दे रहा है। एक तो कैप्चा, कैप्चा यहाँ पे भर देते हैं, T5JDRN2। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन है, तो पेमेंट जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक वो मेरे को सबमिट नहीं करेगा। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ। देखो अब वही बता रहा है कि वो पेमेंट का ही ऑप्शन वो है, वो बाकी है। ठीक है, तो एनीवेज जैसे ही वो पेमेंट क्लिक करो, मतलब पेमेंट पे करोगे तो आपका पे हो जाएगा। बहुत ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों का पेमेंट हो जाए और डेबिट हो जाए, तो वो 48 आवर्स में वो आ जाता है वापस। और इन केस पेमेंट हो गई है, डेबिट भी हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, आई एम क्या वहाँ पे एक पोर्टल है शुरुआत में लॉगिन का, जहाँ पे आप सपोर्ट के लिए मेल डाल सकते हो, तो वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। बट 48 आवर्स के लिए आपको रुकना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि पेमेंट हो जाती है, डेबिट भी हो जाती है, बट सामने वाले अकाउंट पे रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो दे टेक 24 आवर्स, 1 घंटे 1 दिन का टाइम लेते हैं और तब वो अपडेट करते हैं। ठीक है, सो क्या करना चाहिए, फॉर्म भरना आज से शुरू कर दो। मतलब यार देखो, आधे घंटे की एक्टिविटी है, भरने से क्या होगा, दो चीजें होंगी। पहला तो तुम कैट वाले शूज में चले जाओगे, साइकोलॉजिकली तुम्हारे दिमाग में होगा कि अब शुरू, बिकॉज अभी तक तो बातों में शुरू हो रहा है, तो फॉर्म भरते ही एक माहौल बन जाता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं फॉर्म डे 1 पे बोलता हूँ कि लोग भरना शुरू कर दो। दूसरा, अब हो सकता है कि तुम अभी डॉक्यूमेंट निकालो, तुम्हारे पास EWS का सर्टिफिकेट 2 साल पुराना है, तुमको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। नया सर्टिफिकेट का मतलब है कि 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम, और अगर छुट्टियां आ गई, बिकॉज आगे रक्षाबंधन, 15 अगस्त, जन्माष्टमी की छुट्टियां हैं, तो वो और टाइम लेगा। तो सेफ साइड में जाने के लिए आपको 25 तक वो मिल जाएगा। लेकिन तब जब आज चीजों को निकालोगे, एटलीस्ट आज निकाल के अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपका फिजिकल हैंडीकैप वाला या PWD जो डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट है वो लगता है,
तो वो चेक कर लो कि वो अपडेटेड है कि नहीं है, ठीक है। फोटो, सिग्नेचर, वो सारी चीजें अपडेट करके अपलोड कर दो, ठीक। पेमेंट भले लास्ट डे कर देना, ठीक। दूसरा एक ना बहुत बड़ा मैथ है लोगों के, मतलब खासकर बिगिनर्स के दिमाग में ये मैथ होता है, पहले भरेंगे तो पहले वाला मिल जाएगा और पहला स्लॉट मिल जाएगा। नहीं, जो स्लॉटिंग होती है वो रैंडमली होती है, ठीक है। मतलब लास्ट डे भी भरोगे तब भी पहला स्लॉट मिल सकता है, और पहले दिन भरोगे तब भी लास्ट स्लॉट मिल सकता है। तो ये सब जो स्लॉट एलोकेशन है वो बहुत रैंडम होती है, वो किसी पे उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो किस बेसिस पे हो रही है, ठीक है। सो तीसरी चीज, फॉर्म पे जब आप भर रहे हो तो कुछ कुछ चीजें जिस पे ध्यान देना, मतलब तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट क्लियर है कि नहीं है वो देखना, ब्लर ना हो, ऐसा ना हो कि रिसाइज करते समय जो आपका जो जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर हो गया है। तो प्लीज ये एक पॉइंट है जिसपे ध्यान देना, बिकॉज बहुत सारे लोग का मैं देखता हूँ कि पीडीएफ रिसाइज करने के चक्कर में वो जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर हो जाता है। तो ये एक पॉइंट है, तो उसको प्लीज आप जरूर कंसिडर करना। एंड दैट्स इट इन द फॉर्म फिलिंग पार्ट। एंड क्या करना है, अब पढ़ाई शुरू करनी है, सिमकैट लिखना है, मॉक को रिव्यू करना है, एंड डेली डेला प्रैक्टिस प्लेलिस्ट देखनी है। तो अभी आज की वीडियो भी, मतलब आज वाली वीडियो के भी अभी इसके बाद आई विल आल्सो रिकॉर्ड दी टुडेज सेट, वो भी रिकॉर्ड करके आज अपलोड कर दूंगा। एंड कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा उसको पेसअप करें एंड रेगुलर वीडियोस उसको लेकर आएं, एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। एंड इन केस अगर आपको कुछ भी चैलेंजेस आती तो यू कैन पुट ऑल योर चैलेंज, जो भी आपका वो है कमेंट सेक्शन में डालना, एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम, और जो भी होगा हम फिक्स करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।